शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। इसके बाद सीएम धामी ने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजन किया, विशेष पूजा अर्चना करते हुए वहां पर नजर आए। बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में देश भर के पहुंचे श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों, सम्मानित जो पुरोहित गण है, वहां जो संत समाज के लोग थे, वहां उनसे बातचीत की, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही चारधाम यात्रा का उनसे फीडबैक लिया। सीएम धामी ने कहा, इस साल आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें आपको, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आज ही दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली के लिए केदारनाथ धाम को, बद्रीनाथ धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। भव्य और दिव्य सजावट वहां पर की गई है। बहुत सुंदर अलौकिक नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है दिवाली के इस खास मौके पर। और केदारनाथ धाम में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन करते नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब बस 2 दिन बाकी बचे हैं। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के रक्षक भकुंड भैरवनाथ के कपाट बंद हो गए। इसके अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को पंच पंडा समिति की तरफ से मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के छत्र को उतार लिया गया, भंडार गृह में उसे रखवा दिया गया। और अब इंतजार 3 नवंबर का, जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट वहां पर बंद कर दिए जाएंगे। बता दें आपको, इस साल चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के साथ ही उसी दिन के कपाट भी खुले थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ धाम में हर साल सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस बार जुलाई महीने में भारी बारिश की वजह से, वहां हुई लैंडस्लाइड की वजह से इस यात्रा पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगवा दिया था। बावजूद इसके बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, दर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर की शाम तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके थे। यह आंकड़ा सामने आया है। गुरुवार को 12,225 श्रद्धालुओं ने और बाबा केदार के दर्शन किए। इस तरह से इस साल अब तक 16,02,144 श्रद्धालु अक्टूबर महीने की आखिरी तिथि तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो 3 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसीलिए बड़ी संख्या में जो आखिरी हफ्ता रहा, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। इसी के साथ गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और इस तरह से चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ती होगी। तो तैयारियां वहां पर चारधाम यात्रा के समापन की, कपाटों को बंद करने की, चारधाम के कपाट जो तिथियां, जो तारीखें निर्धारित की गई है, उन तारीखों के हिसाब से बंद की जाएगी। और ऐसे में फिलहाल वहां पर जो प्रक्रिया होती है चारों धामों के कपाटों को बंद करने की, वो इस समय पूरी की जा रही है। तो ऐसे में फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ संख्या में जो श्रद्धालु चारों धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन करते नजर आए। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में नगर पंचायत साफ सफाई का 5 दिवसीय कार्यक्रम चला रहा है। बता दें आपको, 2 तारीख को मां गंगे की डोली गंगोत्री नगरी से शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए रवाना हो जाएगी। इसी के चलते नगर पंचायत ने गंगोत्री नगरी में साफ सफाई का 5 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर रखा, जिससे कि गंगोत्री में साफ सफाई का पूरा कार्य नगर पंचायत करवाता आ रहा है। इस साल भी नगर पंचायत गंगोत्री धाम की साफ सफाई में लगा हुआ है। तो 5 दिवसीय साफ सफाई का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम वहां पर, इसी कड़ी में गंगोत्री धाम में साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है। ये देखिए, मशीनें वहां पर लगी हुई है, बुलडोजर वहां पर भेजा गया है और 5 दिनों तक ये साफ सफाई का कार्यक्रम वहां पर चलने वाला है। अब चूंकि देखिए, गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो शीतकालीन
समय के लिए बंद कर दिए जाएंगे, तो उससे पहले पहले यहाँ पर साफ सफाई की सारी व्यवस्था करवाई जा रही है, ताकि कहीं भी कोई भी गंदगी यहाँ पर बर्फ के नीचे दबने ना पाए। क्योंकि देखिए, शीतकालीन जो पूरा का पूरा अवधि होती है, पूरा समय होता है सर्दियों के समय का, जब ये कपाट बंद रहते हैं, तो ज़बरदस्त ठंड के समय बर्फ की मोटी परत यहाँ पर जमी हुई देखी जाती है। हर साल की यही कहानी होती है। ऐसे में से पहले पहले यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने, साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिनों तक ये साफ सफाई का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। सीएम धामी ने दिवाली के मौके पर अपने आवास पर ही पूजा अर्चना की। अपने संदेश में सीएम धामी ने कहा, दिवाली का ये पावन पर्व हम सभी के जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। मैं ये कामना करता हूँ, हमारी प्रगति के साथ साथ इस समाज में अधिक मार्ग भी प्रशस्त करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सीएम आवास की ये तस्वीरें आपके सामने। यहीं पर श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया, अर्चना की, मंत्रोच्चारण के बीच वहीं पर उन्होंने मां लक्ष्मी से, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की कि प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि बनी रहे, प्रदेश को प्रगति की राह पर आगे ले जाया जा सके। ये दिवाली सभी के लिए खुशियां लेकर आए। परिवार के साथ पूजा पाठ, पूजा अर्चना यही सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के लिए उन युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है जो कि पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस और पीएससी में पुरुषों की भर्ती के लिए 2000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। बता दें आपको, ग्रुप सी के अंतर्गत पुलिस महकमे में 1600 और पीएससी या आईआरबी में 400 खाली पदों को भी भरा जाना है। यहाँ पर भी वैकेंसीज क्रिएटेड है। आयोग के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आप भी इस आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा अगले साल 15 जून को ली जाएगी और तब तक का समय होगा तैयारी करने का, और 29 नवंबर तक का समय है आवेदन देने का। उम्मीदवारों को यह भी बता देते हैं कि ये भर्ती 2 चरणों में पूरी होनी है। तो उत्तराखंड में अगर युवा कोई पुलिस में जाना चाहता है, पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो उनके लिए ये एक बड़ा अवसर है। 2000 पदों पर कांस्टेबल की भर्तियां निकली हुई है, ये वैकेंसी वहां पर निकली हुई है, जिसके लिए 8 नवंबर से आवेदन शुरू किया जा सकेगा, भेजा जा सकेगा, और 29 नवंबर आखिरी तारीख आवेदन देने की। इन भर्ती के लिए, इन पदों के लिए युवाओं के पास ये मौका है रोजगार पाने का, कांस्टेबल की नौकरी पाने का, और इसके लिए लिखित परीक्षा जो है वो अगले साल 15 जून को होगी। लेकिन उससे पहले आपको आवेदन भरना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 नवंबर से शुरू होगा, 29 नवंबर तक चलेगा। वहीं दिवाली के पावन पर्व पर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। इस बार देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इसी मुद्दे पर कहा कि दिवाली के मौके पर कई थानों में चाक चौबंद इंतजाम रखे गए थे। अतिरिक्त फोर्स के लिए वहां पर आरटीसी में तैनात 175 प्रशिक्षु हेड कांस्टेबल्स को भी थाना आवंटित कर दिया गया था, उनको भी उनकी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की नामवार ड्यूटी लगाई गई थी। कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे ताकि कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। लोगों पर नजर रखी जा रही थी ताकि कहीं भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि होते हुए नजर आए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। ये दीपावली के अवसर पर
हमारे द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है चौर चौबंद व्यवस्था की गई है और इसके तहत हमारे द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स के लिए जो हमारे आरटीसी में प्रशिक्षु हमारे हेड कांस्टेबल्स थे, उनको विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है, जो कि संख्या में तकरीबन पौने 200 के आसपास है। इसके अलावा तकरीबन 50 या 60 के आसपास होम गार्ड्स भी मिले हैं हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं या ये कहिए कि जो बॉटलनेक्स वाली एरियाज़ हैं, भीड़-भाड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि जिस कारण पब्लिक जो है मार्केट में पैदल ही प्रवेश करे, किसी प्रकार का टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या अन्य कोई लोडिंग या अनलोडिंग वाला वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। महिला पुलिस पीएसओ भी तैनात किया गया है क्योंकि महिलाओं की, औरतों की भीड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वादों को दोहराना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा। जो वादा किया है वो निभाया जाएगा। तो वो एक ऐसा सशक्त भू कानून लाने वाले हैं कि भविष्य में कोई भी भू कानून को लेकर परिवर्तन ना करना पड़े। ऑलरेडी पूरी रिसर्च के साथ इस कानून को लाया जाएगा, इसमें सारे प्रावधान किए जाएंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड राज्य के अंदर इन दिनों दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रही हैं और इसी मांग पर गौर करते हुए बीजेपी की तरफ से एक कदम उठाया जा रहा है। बीजेपी ने एक सशक्त भू कानून लाने का जो वादा किया है, बीजेपी का कहना है कि जल्द ही ये ऐतिहासिक भू कानून लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए लाया जाएगा, इसे लागू करवाया जाएगा। और विपक्ष की भी भू कानून की मांग रही है, तो ऐसे में विपक्ष को भी खुश करने का प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से होगा। लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। वहीं चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन की तरफ से अभी 5 ट्रैप कैमरे घाटी की जरूरी जगहों पर लगाए गए हैं, ताकि इन कैमरों से घाटी में हो रही हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। दरअसल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हर एक साल 1 जून को खोला जाता है और 31 अक्टूबर को बंद कर दिया जाता है। फूलों की घाटी को आम पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया। वहीं इस साल अभी तक घाटी में तकरीबन 19,436 पर्यटक पहुंचे हैं यहां पर फूलों को निहारने के लिए, उन्हें देखने के लिए, जिसमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल है। इससे पार्क प्रशासन को 39,39,250 रुपये की आय अभी तक हुई है। ये पैसा मिला है पर्यटकों से, टूरिस्ट से। फिलहाल शीतकाल के लिए फूलों की इस घाटी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पार्क प्रशासन ने वहां पर ट्रैप कैमरे भी लगा दिए हैं। अलग अलग जगहों पर ट्रैप कैमरे लगवाए गए हैं ताकि फूलों की इस घाटी के अंदर कहां, किस जगह पर क्या गतिविधि हो रही है उस पर कंट्रोल रूम के जरिए नज़र रखी जा सके, कैमरास के जरिए नज़र रखी जा सके। इसके अलावा फूलों की घाटी अब आम पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है, जो अब शीतकाल के खत्म होने के बाद फिर से शुरू की जाएगी, फिर से आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है, जिससे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो, उनको आरोप का डर न सताए। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा, जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ करते रहे। ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभाओं को
ईमानदारी और नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में माध्यम ना बनने के भी तरीके सिखाए गए। तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर अधिकारियों की क्लास ली गई है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से तैयारियों को ग्राउंड जीरो पर उतारना है, उपकरण को लेकर, संसाधनों को लेकर कहां कहां क्या क्या चीज़ें खरीदी जानी है, इसको लेकर लगातार राय मशवरा करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए बाकायदा ये यहाँ पर शिविर भी लगाया गया, उनको बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इससे उम्मीदें हैं कि अधिकारी अब और सतर्कता के साथ और जानकारी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि उनको पता गया है उन्हें क्या करना है, कैसे करना। ये हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती है वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, लगभग हर 10 दिन में। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि सोने में हॉलमार्क ज्वेलरी, हेलमेट में BIS आदि को अनिवार्य किया गया। BIS मोबाइल केयर ऐप से असली और नकली उत्पाद की पहचान भी की जा सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। निदेशक सौरभ तिवारी के मुताबिक उन्होंने जानकारी देते हुए ये कहा कि 600 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्माण, आयात या विक्रय के लिए BIS चिन्ह उनके ऊपर अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, हरिद्वार जिले में हॉलमार्क ज्वेलरी विक्रय की व्यवस्था बनाई गई है और इसके अलावा लोगों को भी सहूलियत होगी। वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट की क्या पहचान है, वो असली है, वो नकली है, इस बारे में आसानी से पता लगा सकेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एक फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली आ गई है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाएंगे। त्यौहार में मुख्य बात जो सामने आती है कि हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाज़ार में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। उत्पादों को खरीदने के बाद उनका उपभोग करते हैं। बट ये हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद उनके संज्ञान में आते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती है। तो आज भारतीय मानक ब्यूरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक मैसेज दें कि जितने भी उत्पाद हमारे बाज़ार में उपलब्ध हैं, अमूमन सभी पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो की मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। अब खबर रुड़की से, जहां गंग नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई मजदूर पुल के ऊपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हादसे में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी के मुताबिक पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गंग नहर में छोड़े गए पानी के तेज बहाव की वजह से एक तार अचानक से खुल गया। तार के खुलने की वजह से पुल नीचे गिर गया। उन्होंने कहा अन्य कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हमारा एक निर्माणाधीन पैदल सेतु जो कि गंग नहर पे पीर बाबा के पास बनाया जा रहा था, उसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। तो रात जो पानी हमारा नहर में छोड़ा गया, उसकी वजह से उसमें जो झटका लगा उसके VT कॉलम को, तो वो एक रस्सा उसका जो है हमारे एंकर ब्लॉक से वो शायद खुल गया। उसकी वजह से थोड़ा हमारा बॉटम कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी पानी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम का नुकसान हुआ है। वैसे उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। अभी वो निर्माणाधीन पैदल सेतु था जिसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था।
रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नगलाई मर्ती में खनन कारोबारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड और एक शूटर समेत 5 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचा भी पुलिस ने जब्त कर लिया। 20 अक्टूबर को रुड़की कोतवाली क्षेत्र में एक गुलाम साबिर नामक व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर एक व्यक्ति वारिस को गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया था और इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे। जो अभियुक्तों के पकड़ने को लेकर लगातार प्रयास हम लोग कर रहे थे। इस प्रयास में बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। उसी से पूछताछ के बाद कुछ अन्य नाम प्रकाश में आए थे और कल से आज सुबह तक लगातार पुलिस के प्रयासों से 5 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सुधीर, जिनके द्वारा ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसके द्वारा लोगों ये जो हमारे मुलजिम हैं उनको इकट्ठा करके इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। वहीं हरिद्वार पुलिस ने श्यामपुर क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। 29 अक्टूबर को चंडीघाट के पास खत्ता बस्ती में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने अपनी बहन के साथ हो रहे अत्याचार से नाराज होकर अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड्डू बहन के साथ मारपीट को लेकर पहले से ही जीजा से रंजिश रखता था। इसी वजह से विवाद और बढ़ा। आरोपी ने डंडे से पीट कर अपने ही जीजा की हत्या कर दी। अक्टूबर को थाना श्यामपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें खत्ता बस्ती जो चंडीघाट के पास में है, उसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के जब इसकी पूरी पहचान की गई तो उस मृतक का नाम दुर्गेश था, पुत्र रमोकार। पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में तहरीर ली गई और जो आगे जांच में बात संज्ञान में आई थी कि इसका जो अपने साले से एक विवाद चल रहा था। जो इसका साला है वो अपनी बहन के साथ हो रही ज्यादती के से इससे लड़ाई करते हुए उसके द्वारा मारपीट के बाद इसकी हत्या कर दी गई। चलिए इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।